हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फसलों के उत्पादन के बारे में और उसके मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बुझो और पहेली का जो है एक अच्छा सा आपको वार्तालाप दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से हम इस चैप्टर को या फिर सारे चैप्टर्स को बहुत आसानी से समझ पाते हैं पहेलियों के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर बुझो जो है उसके चाचा के घर गया हुआ था और उसका चाचा है एक किसान। एक दिन उन्होंने खेत में औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ये सब आपने भी देखे होंगे, दराती भी देखी होगी, हल भी देखा होगा। ठीक है, अब बुझो यह जानता है कि ये जो औजार हैं, इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। हम सभी भी जानते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, सभी जीवों को अपने भोजन की आवश्यकता होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वह क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। हमको पता है पौधे किस प्रकार से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, या ये आपका टॉपिक तो किसके माध्यम से संश्लेषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। हम ये भी जानते हैं कि मनुष्य सहित जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी भोजन संश्लेषित करने में जो है असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो जंतुओं का भोजन का स्रोत क्या होता है? फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ भोजन को पकाते हैं, हम उसका उत्पादन नहीं करते हैं। भोज्य पदार्थों का उत्पादन कौन करता है? हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। भोज्य पदार्थ का उत्पादन पौधों के द्वारा किया जाता है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ठीक है, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए जो भोजन का स्रोत है वह क्या है, हमको भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो हमें पता है हम भोजन किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों के माध्यम से। ठीक है, पेड़ पौधों, जीव जंतु दोनों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्पादित तो सिर्फ कौन करता है? पौधे करते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं के माध्यम से हम किस प्रकार से कर सकते हैं? जो लोग मांसाहारी रहते हैं वे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र का जो है नियम है, जो चक्र जो है वो चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम भोजन ही क्यों करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि हम भोजन क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन की संपादन में करते हैं। इनमें से कुछ जो जैविक प्रक्रम हैं या आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि पाचन, उत्सर्जन, या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन क्रियाओं को सफल करने के लिए या फिर इनके संचालन के लिए हमको भोज्य पदार्थों की आवश्यकता जो है होती है, इसलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। हम अपना भोजन पौधत्व जंतुओं दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भोजन को सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार से उपलब्ध करा सकते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या या फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है हमारे सामने आता है कि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र को किस प्रकार से भोज्य पदार्थों की आपूर्ति कराई जा सकती है। तो किस प्रकार से कराई जाती है? हम सभी जानते हैं कि कृषि के माध्यम से। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। यदि भोजन का बड़े स्तर पर जो है उत्पादन नहीं होगा तो हमें इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रफल को भोजन की आपूर्ति नहीं हो सकती है। अब देखिए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर हमने किसी प्रकार से किसी भी फसल का कृषि के माध्यम से उसका उत्पादन कर भी लिया, लेकिन हम उसका प्रबंधन नहीं कर पाए, तो उसका उत्पादन भी हमको उस मात्रा में या अच्छी गुणवत्ता का नहीं प्राप्त होता है। आता है आपका 1.1, यहीं से आपकी जो है इस लेसन के मेन जो पॉइंट है, मेन टॉपिक्स है वो स्टार्ट होते हैं। इसमें सबसे पहले आएगी आपकी कृषि पद्धतियाँ, कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियों का जो है उपयोग किया जाता है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। ठीक है, ये रहा, मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे, मतलब कि घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे क्या खाते थे? कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। ठीक है, और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ भी किया। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। पहले के जो जंतु थे वे क्या खा लेते थे? कच्चे फल, कच्ची सब्जियाँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है किसका? जंतुओं का शिकार करना जो है उन्होंने
प्रारंभ भी कर दिया था। ठीक है, तो जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया, जंतुओं को खाते थे। इससे पूर्व जो थे आदि मानव भी कह सकते हैं उनको, इससे पूर्व के मानव जो रहते थे वो, ठीक है, तो ये क्या करते थे, कच्चे मांस का सेवन करते थे, कच्चे मांस का, कच्चे फलों का, कच्ची सब्जियों का, इनका जो है भोजन करते थे। लेकिन आज का मानव पका हुआ भोजन खाता है। ठीक है, हमारे शरीर में एक अंग होता है अपेंडिक्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स क्या काम करता था, उस रॉ मटेरियल को, मतलब कि उस कच्चे पदार्थ को पाचन करने के लिए काम आता था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ कल्पों से इस अपेंडिक्स को जो है क्या माना जा रहा है, अवशेषीय अंग माना जाता है। ठीक है, अवशेषीय अंग क्यों माना जाता था, जानने लगा है क्यों, क्योंकि इसका उपयोग पहले के मानव काय के लिए करते थे, रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे पदार्थों के सेवन के लिए करते थे, और अब इसका कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको अवशेषीय अंगों की संख्या में जो है रख दिया गया है। ठीक है, और इसका जो है यदि आपके भोजन में किसी प्रकार का संक्रमण होता है या फिर जो आते रहती है उन आंतों में किस प्रकार का जो है संक्रमण हो जाता है, तब इस स्थिति में ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, जिससे कि इसकी जो साइज़ है वो लार्ज होने लगती है, फिर इसको आपको निकलवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक जनरल बात जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो क्या किया, भोजन करने के लिए उन्होंने जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे पिछले मानवों ने किसका उत्पादन शुरू कर दिया, कृषि का उत्पादन शुरू कर दिया। अब हम पढ़ते हैं जो मेन टॉपिक्स आपके। सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा कि फसल किसे कहते हैं। ठीक है, फसल किसे कहते हैं, तो एक बड़े पैमाने पर, ठीक है, एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब उगाया जाता है, तो अब हम देखेंगे कि फसल किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक ही किस्म के पौधों को किसी बड़े स्थान पर, बड़े पैमाने पर जब उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, ये परिभाषा है आपकी फसल की। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है ना, क्या ले, हम सभी जानते हैं, सभी के मोस्टली सभी के खेत होते हैं, तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं गेहूं की फसल का अर्थ है कि एक खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के पौधे, ठीक है, उनको क्या कहेंगे अपन, फसल कहेंगे। एक पौधा तो सिर्फ क्या कहलाता है, तो सिंगुलर फॉर्म है, वो क्या कहलाएगा, सिर्फ एक पौधा या प्लांट। ठीक है, लेकिन एक ही कृषि में या फिर एक ही खेत में जितने भी पौधे एक ही फसल के उगाए जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे, अपन फसल कहेंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, अन्न, सब्जियां एवं फल, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं विभिन्न प्रकार की फसलों को जो है हमारे भारत में या फिर अन्य देशों में भी जो है मौसम के अकॉर्डिंग, मतलब कि वेदर के अकॉर्डिंग जो है उगाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके ऑपोजिट ये करें कि ग्रीष्म की फसल को शीत ऋतु में उगाते हैं तो उससे हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। तो इनका एक निश्चित क्रम होता है, उस निश्चित क्रम के अनुसार ही हम क्या करते हैं, इन फसलों को उगाते हैं। ठीक है, तो वे फसलें कौन सी होती हैं, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की फसलें जो हैं उगाई जाती हैं, इसके अकॉर्डिंग किसके अनुसार, मौसम के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी कौन सी फसलें, खरीफ की फसलें। ठीक, अब खरीफ की फसल कौन सी होती है, वह फसल जिन्हें कौन सी ऋतु में उगाया जाता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, वे फसल जिसको कौन सी ऋतु में बोया जाएगा, नोट कीजिएगा इसको, वर्षा ऋतु में, उसको क्या कहा जाएगा, खरीफ की फसल कहा जाता है। ठीक है, इसका समय कौन सा होता है, जून से सितंबर तक होता है, और इसके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये कौन सी फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। दूसरी होती है रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक है, गेहूँ, चना, मटर इसके उदाहरण हैं। ठीक, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी जो हैं ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। ठीक, अब अगला आता है अपना आधारिक फसल पद्धतियाँ।
किस प्रकार से जो है, किस प्रकार की पद्धतियों को अपनाकर हम जो है फसल का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, ये जो पूछ रहा है किससे, पहेली से। ठीक है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। हमने ऊपर पढ़ा है अभी कि धान जो है वो काई की फसल है, खरीफ की फसल है, और वो क्या पूछ रहा है कि धान को शीत ऋतु में मतलब कि रबी की फसल के साथ में क्यों नहीं उगाया जाता है। ठीक है, तो पहेली उसको क्या कहती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम बिना मौसम परिवर्तन के या फिर जिस फसल को जिस मौसम की आवश्यकता होती है, अगर उसका परिवर्तन करके उसके विपरीत मौसम में जो है, विपरीत वातावरण में उस फसल को बोते हैं तो हमको उसका उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब फसल उत्पादन के लिए किसान जो है वो अनेक क्रियाकलाप करता है। ठीक है, अनेक क्रियाकलाप करता है, जैसे कि जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों के लिए उगाने के लिए करेंगे। क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियाँ ये कहलाती हैं। ठीक है, अब ये सारे कार्य जो हैं एक किसान के द्वारा जो किए जाते हैं वो कब, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो है किए जाते हैं, और इनका एक निश्चित क्रम रहता है। ठीक है, इन निश्चित क्रम के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं, इनको उगा पाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार की जो है पद्धतियों का यूज़ जो है किसान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मिट्टी तैयार करना, ये होता है कृषि पद्धति का पहला चरण। दूसरा होता है बुआई। तीसरा खाद्य एवं उर्वरक देना। ठीक है, उसके बाद सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ठीक है, ये सारी जो है चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब सबसे पहले हमारा चरण है मिट्टी तैयार करना। ठीक है, तो मिट्टी तैयार करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है कृषि से पहले। हम सभी जानते हैं कि फसल उगने के बाद में सबसे पहले जब तैयार हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाता है, मिट्टी को सबसे पहले तैयार किया जाता है। अब इस मिट्टी को तैयार किया कैसे जाएगा, ठीक है, उसको उलटते पलटते हैं, मतलब कि जो नीचे की जो मिट्टी है उस मिट्टी को क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रोसेस होती है। देखना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है ना, क्योंकि पोली मिट्टी मतलब कि जिसमें कि थोड़ी जगह होगी काय के लिए, जो कि जड़ें हैं, है ना, भूमि में जो गहराई में जड़ें जाने वाली हैं अंकुरित होकर के, उन जड़ों को भी श्वसन मिलना बहुत जरूरी है। अगर उनको श्वसन नहीं मिलता है जड़ों को, ठीक है, तो जब जड़ ही कमज़ोर होगी, उसको श्वसन नहीं मिलेगा तो उस पौधे का पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त हो पाता है और जल्दी से ही वो पौधा भी जो है सूखा जाता है। ठीक है, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। अब ये देखिए कैसे। तो पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होती हैं। यह जीव किसानों के मित्र कहलाते हैं। ठीक है, केंचुआ, ठीक है, केंचुआ जो है क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मदद करता है काय की भूमि के उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करता है तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब एक ही प्रक्रम में एक किसान जो है एक ही प्रक्रम में फसलों को जो है बार बार उगाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस मिट्टी में उपस्थित जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो पोषक पदार्थ क्या हो जाते हैं, फसलों के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक है, तो उस मिट्टी को क्या किया जाता है, पलटा जाता है ना, उसको पोला बनाया जाता है, ताकि उसमें उपस्थित जितने भी शेष न्यूट्रिएंट्स जो हैं या फिर पोषक पदार्थ जो हैं वो पोषक पदार्थ क्या हो सके, हमारे पास में उस मिट्टी के माध्यम से वापस से प्राप्त हो सके पौधों को। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में निर्युक्त होते हैं या पोषक द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और
पौधे इन पोषक पदार्थों को उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है क्रिया होती हैं। ठीक है, यह है आपका पहला चरण, जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं काय के लिए, फसल के निर्माण के लिए। अब हम ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि क्या कर रहे हैं, मिट्टी को पोला कर रहे हैं, उसको उलटने पलटने की जो क्रिया रहती है उसको क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है ना। मिट्टी को उलटने पलटने और पोले करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा, जुताई कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े खेतों में या फिर छोटी जो फील्ड रहती है, ठीक है, यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है ये जुताई की। सबसे पहले यही किया जाएगा जिससे कि मिट्टी तैयार होगी, और मिट्टी तैयार करने के बाद ही जो है इसका उपयोग किया जाता है। अब मिट्टी तैयार जो की जाएगी इसके लिए कौन कौन से औजारों की जो है हमको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो कृषि औजार कौन कौन से होते हैं, इन कृषि औजारों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जुताई की क्रिया करते हैं। देखिए, अच्छी उपज के लिए बुआई से सबसे पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम हल देखते हैं। हल से आप सभी परिचित हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका शाफ्ट रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, ये हल का शाफ्ट रहता है, जिससे कि क्या किया जाता है, इसको हल में उपयोग किया जाता है। इसका फॉल रहता है, ये जोत रहता है, जिसके माध्यम से इन दोनों बेलों के माध्यम से जो है ये क्रिया जो है कराई जाती है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे हल। ठीक है, हल जो है सबसे प्राचीन काल से ही उपयोग होने वाला यंत्र है। ठीक है, इसका उपयोग काय में किया जाता है, खेत की जुताई में किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है, तो पशुओं के माध्यम से कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे क्या कहा जाता है, फॉल कहते हैं। ठीक है, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका हल शाफ्ट और ये रहा आपका फॉल। ठीक है, इनका उपयोग जो है किया जाएगा। दूसरा सिरा जोत के गर्दन से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, ये वाला भाग। ठीक है, रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकते हैं। ये देखिए, ये एक जोड़ी बैल और एक आदमी जो है इस क्रिया को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। ठीक, अब अगला आता है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कुदाली मतलब कि कुदाली का उपयोग क्या के लिए किया जाता है, उस मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि क्या होती है, वो मिट्टी पोली होती है। इससे लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती हैं, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती हैं। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये देखिए, ये रही आपकी कुदाली। ठीक है, ये रहा पकड़, जिससे इसको पकड़ा जाता है, ये इसका हैंडल। ठीक, ये जोत मतलब कि जो बेल जो रहते हैं, इन बेलों के ऊपर ये रखी जाती है। ये इसकी छड़ और ये हुई मुड़ी हुई प्लेट, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, इनको काटा जाता है। अगला होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का ये रहा कल्टीवेटर। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो पद्धति है जुताई की, वह यही है, कल्टीवेटर के माध्यम से इसका जुताई की क्रिया की जाती है। ठीक है, अगला आता है बुआई। दूसरा चरण कौन सा है, कृषि पद्धति का बुआई। ठीक है, अब बुआई क्या होता है, ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, अच्छे और स्वस्थ बीजों का उपयोग किया जाता है, और जो किसान रहते हैं वो किन बीजों का उपयोग करते हैं, अच्छी किस्म वाले और अधिक उपज देने वाले बीजों को ही वो प्राथमिकता देते हैं, जिनसे उसका उत्पादन जो है अच्छा प्राप्त हो सके। ठीक है, अब बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहेली कुछ कह रही है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही हैं। कुछ मिनट पश्चात
कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। हमारे घरों में अक्सर ये क्रिया जो है की जाती हैं और आप ये क्रियाकलाप स्वयं भी करके देख सकते हैं। ठीक है, एक बर्तन में आप डाल लें कोई सी भी, ठीक है, और उसको अगर हम पानी में डालते हैं तो उसमें से बहुत से बीज तो क्या करते हैं, दाल के दाने जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, बहुत से जो है ऊपर आ जाती है। वो कि क्यों आते हैं? ठीक है, हम जानते हैं कि भारी वस्तुएं जो हैं पानी के तल में बैठती है, जबकि हल्की वस्तुएं जो उसके ऊपर तैरने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है बीजों के चयन के लिए। इसमें क्या किया जाता है, उन बीजों को पानी में डाल लीजिए। ठीक है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज रहेंगे वो पानी के अंदर बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे, और जो खराब किस्म वाले हल्के बीज जो रहेंगे, पोले बीज जिनको कहा जाता है, वो बीज जो ऊपर तैरने लगेंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छी और उत्तम विधि होती है। अब अगला आता है परंपरागत औजार। परंपरागत औजार कौन से होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है ना, जिनसे कि क्या किया जाता है, ये रहा कीप के आकार का। ठीक है, ये पारंपरिक मतलब कि पहले जो है इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है बीजों को बोने के लिए। कीप के आकार का होता है, ये रहा कीप के आकार का। ठीक है, बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते थे। ये रहे पाइप, ठीक है, इन पाइपों से गुजरते थे। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते। मिट्टी को भेद कर मतलब कि मिट्टी के अंदर जाकर, ठीक है, और बीज को क्या कर देते थे, स्थापित कर देते, मतलब कि बो देते थे। ठीक है, अगला आता है, अगली जो प्रोसेस है वो क्या है, सीड ड्रिल की। सीड ड्रिल में क्या होता है, जो ट्रैक्टर के माध्यम से, है ना, ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, ये मशीन आप सभी ने देखी होगी, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो एक मेथड है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बीजों को बोया जा सकता है। ठीक है, इसमें समान दूरी बनाई जाती है, समान गहराई की जाती है ना, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बुआई के बाद जो बीज हैं वह बीज मिट्टी से भली भांति ढक जाए। इसमें जो है पक्षियों द्वारा बीज के होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है, इसलिए आजकल सबसे ज़्यादा इसी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बूझो कह रहा है कि उसने उसके विद्यालय में एक पौधशाला, नर्सरी देखी है। ठीक है, मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? ठीक है, कभी आपने भी ऐसा देखा गया, हम बाज़ारों में भी देखते हैं। ठीक है, हमारे विद्यालय में बहुत से गार्डन्स में ये चीज़ें देखते हैं कि पौधों को, छोटे छोटे प्लांट्स को जो है थैली में भरकर रखा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, तो पहले इसका आंसर देती हैं, धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। ठीक है ना, वनीय पौधे मतलब कि वन में उगाए जाने वाले पौधे, और कौन से पौधे, वन में उगाए जाने वाले पौधे जो हैं उसमें पौधशाला में उगाए जाएंगे, और पुष्पीय पौधे मतलब कि पुष्प प्राप्त करने वाले पौधों को भी जो है नर्सरी में उगाया जाता है। ठीक है, अब पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना आवश्यक है। ठीक है, अगर वो आवश्यक दूरी नहीं होगी तो उनको ना तो जो बीज हमने डाले हैं उन बीज से जो पौधे अंकुरित होंगे, उन अंकुरित पौधों को ना तो पोषण सही मात्रा में मिल पाएगा और ना ही वे उनका विकास सही प्रकार से हो पाएगा। पौधों को सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जल, पोषक पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पर हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सारे पौधे जो हैं एक ही जगह पर एक झुंड के रूप में उग गए हैं, जिससे कि अन्य पौधों को जो है विकास और वृद्धि में समस्या आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उन पौधों को वहाँ से निकाल देते हैं। अब अगला चरण जो आता है वो है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद एवं उर्वरक मिलाना ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, अब क्या होता है खाद और उर्वरक? तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, पोषक स्तर मतलब कि जो पोषक पदार्थ उन फसल को आवश्यक हैं उनका लेवल बनाए रखने के, उनका लेवल मेंटेनेंस के लिए जो है खाद और उर्वरक दोनों ही मिलाना आवश्यक है, और इनको क्या कहा जाता है, खाद और उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधा देखा है।
जबकि पास में खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? ठीक है, तो बूझो का ये सवाल है कि कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में जो है और अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि उनको पोषक पदार्थ जो है अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। यदि आप भी अच्छा पोषक पदार्थ नहीं प्राप्त करते, आपको पूर्ण रूप से पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, तो आपकी भी जो है शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है, आपकी भी शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से पौधों की भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ अत्यंत जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें इससे क्या किया जाता है, एक उनको विकास और वृद्धि के लिए ये पोषक पदार्थ जो हैं उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, अब मिट्टी फसल को खनिज और पदार्थ प्रदान करते हैं, हम जानते हैं। ये मान लीजिए कि एक फसल को, एक पौधे को जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी पोषक है, वो किसके माध्यम से प्राप्त होगा? मिट्टी के माध्यम से प्राप्त होगा, क्योंकि मिट्टी ही इन सारे पदार्थों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, मतलब अवशोषित करती हैं, और अवशोषित करके किसको सप्लाई करती हैं? पौधे के ऊपरी भाग तक, जड़ से जो है उसकी पत्तियों तक जो है भेजती हैं। ठीक है, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी के कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? खाद देना कहलाता है। ठीक है, क्योंकि क्रम जो है चलता रहता है, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, उस मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो उन्हीं को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं? खेत में खाद डालते हैं, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? खाद देना कहा जाता है। ठीक है, खाद अब क्या होता है? तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। आपने पहले भी 6ठी 7वीं क्लास में वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा है, जो कि केचुए से बनाया जाने वाला खाद होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो जितने भी व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको क्या किया जाता है, एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। उस कंटेनर में डाल के उसमें जो है बहुत दिनों तक उसको रखा जाता है, जिससे कि क्या उसमें धीरे धीरे जो है वो काई के रूप में बदलने लगता है। सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, और सूक्ष्म जीव उन पदार्थों को काई के रूप में अपघटित कर देते हैं, खाद के रूप में अपघटित कर देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी जो है टेक्निक होती है, बहुत ही अच्छा तरीका होता है प्राप्त करने के लिए खाद। ठीक, अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, आइए हम एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं। ठीक, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा है, ये सभी आपको घर पर जरूर करना चाहिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। नवोद्भिद किसको कहा जाता है? नए उत्पन्न होने वाले जो बीज रहते हैं उनको कहा जाता है नवोद्भिद। अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात्र लीजिए, इन पर क्या लिख दीजिए? ABC, जैसे कि इन्होंने लिख दिया ABC लिख दीजिए। ठीक है, गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालिए। इसमें क्या किया? मिट्टी और खाद डाल दी। बी में क्या किया? थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। मिट्टी लेकर क्या मिला दिया? यूरिया मिला दिया। और सी में कुछ मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाए रख दीजिए। अब इनमें पानी की समान मात्रा कर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। ठीक है, 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। अब आप बताइए कि इसमें आप क्या पाएंगे? पहले जो ए वाला कंटेनर था, इसमें आपने क्या लिया? मिट्टी ली, है ना, मिट्टी डालकर गोबर की खाद मिला दी। दूसरे में आपने क्या मिलाया? मिट्टी और यूरिया। तीसरे में आपने क्या मिलाया? मिट्टी, सिर्फ मिट्टी। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या पाएंगे यहाँ पर? क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे कम है? तो किस गिलास में होगी? जिसमें खाद की मात्रा ज़्यादा होगी, यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि जिसमें खाद की मात्रा ज़्यादा है उसकी वृद्धि सबसे अधिक होगी, और जिसमें खाद नहीं है, मतलब कि बिल्कुल पोषक तत्व नहीं है, उसकी वृद्धि सबसे कम होगी। मतलब कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी होगी? ए कंटेनर की, और सबसे कम किसकी होगी? सी की होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई खाद। अब खाद के बाद में हम देखते हैं कि उर्वरक क्या होते हैं। ठीक है, उर्वरक जो हैं क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं।
याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ बनाया जाता है इनको? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इनके उदाहरण ये सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं, ठीक है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ तथा धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में भी कमी आई है। अगर हम लगातार क्योंकि ये कैसे बनते हैं? केमिकल से बनते हैं, रसायनों से बनते हैं। अगर इनका लगातार उपयोग जो है कृषि में किया जाता है तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होने लगती है, उसकी उर्वरकता कम होने लगती है, ठीक है। यह प्रदूषण का भी स्रोत बनाए रखते हैं और मिट्टी में उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। हम ज़्यादातर खाद का ही इसलिए प्रयोग करने को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये एक जैविक रूप होता है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत अगर हम उर्वरक का यूज़ करते हैं, है ना, तो इससे प्रदूषण भी होगा और उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी जो है नष्ट होती है, ठीक है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल की अवशोषण क्षमता भी वृद्धि होती है क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो हैं उन सूक्ष्म जीवों की तरह जो खाद बनाई जाती है उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, उसमें उपस्थित जितना भी जल खनिज लवण जो रहता है उन सबको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण का अर्थ होता है कि यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाया जा सकता है। पहले उत्तर भारत, ध्यान दीजिएगा, पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जो है उर्वरकों का या फिर उर्वरकों का उपयोग नहीं भी करेंगे तो भी अपनी फसल जो है बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें जो प्राकृतिक रूप से पोषक पदार्थ है उनका वापस पुनः चक्रण जो है हो जाता है, ठीक है। पिछले कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाने वाले हैं, मतलब वे पौधे जिनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है जैसे कि मूंगफली, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। राइजोबियम जो है जीवाणु पाया जाता है ना। लेग्यूमिनस कुल का रहता है जो काय का कार्य करता है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का, मतलब कि नाइट्रोजन को स्थिर रखने का ये कार्य करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसके बारे में? उर्वरक एवं खाद में अंतर, ठीक है, कि उर्वरक क्या होता है और इन खाद क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। पहला, उर्वरक के अकार्बनिक लवण है, ठीक है, मतलब कि ये जैविक नहीं होता है, अजैविक होता है। जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो काय से बनता है? गोबर, मानव एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, मतलब कि इनको अपघटित करके इनका निर्माण किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से कार्बनिक यानी जैविक होता है। दूसरा, उर्वरक का निर्माण कहाँ पर होता है? फैक्ट्रियों में होता है। और खाद का निर्माण कहाँ होता है? खेतों में होता है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में, है ना, उर्वरक की तुलना में कम होते हैं। होते तो हैं लेकिन उर्वरक की तुलना में ये कम होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इनके अंतर। अब इनसे लाभ भी बहुत से होते हैं, हानियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो ये आज अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो है हम मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है, कौन कौन से यंत्र उसमें लगते हैं और किस प्रकार से बीजों को बोया जाता है, बीज बोने में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, खाद किस प्रकार से दिया जाता है, खाद और उर्वरक किस प्रकार से दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिंचाई किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से के यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।